लाइव पर। और शायद कुछ इंटरप्शन हो रहा था। तो मैं हूँ त्रिनाथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने घरों में मस्ती कर रहे होंगे। लॉकडाउन का हम सभी लोग पालन कर रहे हैं और भारत में अब बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं। और ऐसे में हम तमाम लोग अलग अलग तरीक़ों की राय रखते हैं, अलग अलग तरीके की बोलबाला करते हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, तमाम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम वो सारी जानकारियाँ हमारे पास आ रही हैं। एक जो सबसे मज़ेदार और फ़नी जानकारी वो ये है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस का टीका ढूंढ लिया है। ये वायरल हो रही बहुत तेज़ी से खबरें। और जब हमने इसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश की तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान ने इंजेक्शन ढूंढ लिया है, अभी उसमें दवाई भरना बाकी है। तो इसको सुनकर बहुत मज़ा आया और मन बिल्कुल लाइट हो गया कि यार इस तरीके के लोग जोक्स भेजते रहते हैं। तो आज के जो हम मुद्दे लेंगे लाइव में वो 2-3 तरह के मुद्दे हैं। पहला तो ये है कि जो अमेरिका है वो चाइना को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत में डॉक्टरों को लेकर के तैयारियां हैं, भारतीय सरकार ने क्या तैयारियां की हुई हैं। जिस तरीके से डॉक्टर हमारे बिल्कुल तटस्थ भाव से कोरोना से लड़ रहे हैं, एक वॉरियर योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या तैयारियां की गई हैं और किन किन तरीक़ों के हम लोग बात करेंगे इस पर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के बाद यूपी के जो बुलंदशहर में घटना हुई है उसके ऊपर। तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं बात यहाँ से कि किस तरीके से यूपी में बुलंदशहर में एक घटना हुई जिसको लेकर के अब लगातार रोष और पनपता जा रहा है। लोग हिंदू और मुस्लिम के नज़रिए से इसको देखने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चश्मा बिल्कुल अब आजकल विफल होता जा रहा है। क्योंकि जो महाराष्ट्र की घटना थी वो पिछली 17 अप्रैल की घटना थी और जैसा मुझे जानकारी है, और इसमें जो है 2 साधुओं की हत्या की गई थी। हिंसक भीड़ ने उनको कुचल कर मार दिया था और इस शक में मारा था कि ये शायद किसी गिरोह के सदस्य हैं, किसी बच्चा चोर गिरोह या इस टाइप के कोई गिरोह हैं। दूसरी जो यहाँ की बुलंदशहर की जो घटना आ रही है उसमें ये है कि यहाँ पे अनूप शहर एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है, कोई गांव है वहाँ पर जो जिसका नाम है पगोना गांव है। सेवादास और हरिदास नाम के जगनदास नाम के 2 साधु थे, सन्यासी थे जो वहाँ पर रहते थे। पुलिस ने एक आरोपी को उसमें पकड़ा हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि ये आरोपी पर जो है कुछ दिनों पहले ये दोनों बाबाओं ने अपने चिमटे को चोरी कर लेने का आरोप लगाया था और इसके एवज में वो गुस्से में आकर प्रतिक्रिया के स्वरूप उन पर हमला किया और वो मारे गए दोनों लोग। हालांकि अब आगे क्या घटना निकलती है इसमें देखने की बात है। योगी सरकार बिल्कुल सख्त है इस पर और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की पूरी इजाज़त दे रखी है। एसएसपी बुलंदशहर के जो संतोष कुमार सिंह हैं और एडीजे मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने बिल्कुल निगरानी रखे हुए हैं इन पूरे मैटर पर। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में डॉक्टर्स जो हैं, जो हमारे स्ट्रेट फाइटर्स हैं, जो बिल्कुल सीधे सीधे कोरोना से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के कुछ हमारे पास आंकड़े हैं। और तमाम लोग हमसे जो जुड़ रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर्स को किन किन समस्याओं से 2-4 करना पड़ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे बिल्कुल आर्मी फाइटर्स की तरह बिल्कुल लड़ रहे हैं आजकल कोरोना से। इंटरनल जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको लेकर के वो तमाम तरीके की अपनी प्रक्रियाएं भी देते हैं और समय समय पर हमारे जो देशभक्त हैं उनके द्वारा उन पर पत्थरबाजी और ईंट भी बरसाए जाते हैं, उसको भी सहन करते हैं। इसके अलावा अपने घर परिवार से दूरी बना करके वो मानसिक उत्पीड़न भी झेल रहे हैं। और हम सभी को इन सभी के बावजूद हम सभी को सेवा करने के लिए वो तत्पर हैं 24 घंटे। तो ऐसे कोरोना फाइटर्स को मेरा सैल्यूट है दिल से। और मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर जो आर्मी है हमारी, उसे ये पता रहता है कि हमारा दुश्मन किधर से आने वाला है, हमें दुश्मन से लड़ने के लिए क्या क्या तौर तरीके आजमाए जाने चाहिए। लेकिन जो कोरोना से लड़ने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि कोरोना किस तरफ से आ जाएगा, कोरोना का पेशेंट कहाँ से आ जाएगा और किस रूप में अटैक कर देगा। तो इस तरह की जो परेशानियाँ हो रही हैं उनके सामने, आप ये समझ लीजिए कि कैसे वो इन चीज़ों से लड़ते होंगे, किस रूप में उनके सामने आ गया। और दवाइयों की मास्क की कमी है उनके पास, सैनिटाइज़र की कमी है उनके पास, जो कपड़े वो पहनते हैं जो जिसे पीपीई किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन, वो नहीं है उनके पास, भारी मात्रा में कमी है। फरवरी में WHO ने इन सब को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी थी, उसके बाद भी हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा। और आज जब हम लोग लगातार इसके चपेट में आते जा रहे हैं तो सरकार नए नए तरीके की गाइडलाइन दे रही है। सबसे जो बड़ा
निर्णय रहा है सरकार का वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन करा है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी में गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो घर पर जाने से परहेज़ कर रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन एक बार ख़त्म हो तो हम घरों से बाहर निकलें, लेकिन डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर्स के मन में ठीक उल्टा है। वो ये सोच रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो हम अपने घर पर जाएंगे। आप सोचिए कि एक लंबा इंतज़ार जिसमें आप ऊब रहे हैं, उसी इंतज़ार में डॉक्टर्स वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं और मन में उनकी एक अभिलाषा है कि वो परिवार से कब मिलेंगे। तो आप उनकी भी भावनाओं को कद्र करनी होगी। और तमाम जो देशभक्त हैं जो उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं इन सब चीज़ों के बावजूद खुद को देशभक्त कहते हुए, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि ऐसे भी लोग हमारे देश में। आप ये देख लीजिए कि मरीज़ जो है हमारे यहाँ जो PPE की जो किट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख है। 14 मिलियन जो है N95 मास्क की ज़रूरत है। 20 मिलियन सर्जिकल मास्क की ज़रूरत है। इसके अलावा 1 मिलियन लीटर जो आपका सैनिटाइज़र है उसकी आवश्यकता है। लेकिन हम सभी अभी भी राम भरोसे बैठे हुए हैं और प्रेयर्स के माध्यम से हम लोग अभी तक ताली थाली और लोटा बजाकर, घंटा घड़ियाल बजाकर इस तरीके से अपने कोरोना से लड़ने की पूरी शक्ति अपने मन में जागृत कर रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं और घरों में बैठकर एक दूसरे पर छीटाकसी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारे 30% इंडियन डॉक्टर्स हैं, एक रिपोर्ट ये आई थी कि 30% इंडियन डॉक्टर्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो नए डॉक्टर्स हैं उनमें से 80% ऐसे हैं जो शुरू में ही वो बेचारे बिल्कुल बर्नआउट हो जाते हैं, इतना थ्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर्स के पैसे को हम कैसे झेलेंगे। चाइना ने जो है 1,70,000 में जो है हमें किट दिए थे। 1,70,000 के आसपास हमें किट सप्लाई किए थे, जिसमें से 63,000 के आसपास ख़राब निकल गए। इसमें जिम्मेदारी किसकी है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। इतनी कमी के बावजूद डॉक्टर्स बिल्कुल निर्भीक भाव से, तटस्थ भाव से, मन में एक अभिलाषा लिए जुड़े हुए हैं कि कोरोना को हरा के ही हम घर जाएंगे। तमाम आप देशों में देख लीजिए कितने सारे डॉक्टर्स हैं। 1.28% पूरे GDP का 1.28% ही हमारे जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उन सब पे खर्च किया जाता है। जबकि आर्मी का बजट आप देख रहे होंगे हाल ही में मोदी सरकार ने बढ़ा दिया था। तोपें खरीदी जा रही हैं, तमाम बड़े बड़े ऐसे हथियार ख़रीदे जा रहे हैं जिनको रखने की जगह नहीं है हमारे पास। लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी है जिससे देश मजबूत होता है, जिससे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मजबूत होते हैं, उनके पास, हमारे भारत के पास जो हमारी सरकारें हैं वो इस तरफ नहीं सोच रही हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ में कितने पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ। तो हमें ये भी देखना है कि 31 देशों में भारत ने मलेरिया की दवा अभी हाल फिलहाल में दरियादिली दिखाते हुए 31 देशों में भारत ने मलेरिया रोधी जो दवा है उसे हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवा दी थी पूरे देश में। अब आप ये देख लीजिए कि भारत इतना गरीब होते हुए भी दूसरों की मदद कर रहा है, लेकिन दूसरे देश ऐसे में हमारी मदद करने से बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, परहेज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ों को देखकर बिल्कुल मन में ये होता है कि यार डॉक्टर्स के लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। तमाम लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप ये सोचिए कि हम लोग तो दूर से, जहाँ पे जैसे हॉट स्पॉट है या कोई ऐसा इलाका जहाँ पे कोरोना पेशेंट पाया गया, वहाँ जाने से कतराते हैं। ये डॉक्टर्स उन्हीं कोरोना पेशेंट का डायरेक्टली उनके टच में रह के इलाज करते हैं और ऐसे में वो घबराते भी नहीं हैं। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि यार मेडिकल इमरजेंसी को कितना मजबूत करने की आवश्यकता है। हम लोग इस पर क्यों नहीं सोचते हैं और क्यों हम सभी इतने लापरवाह होते जा रहे हैं। ये जो तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं अभी, ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आज भी हम ठीक तरीके से ये सोचिए कि हमारे यहाँ पर डे जितने ट्रीटमेंट केसेस पाए जा रहे हैं, संदिग्ध मामले पाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उनको हम ठीक तरीके से उनको एग्जामाइन नहीं कर पा रहे हैं। ट्रीटमेंट देनी तो बहुत दूर की बात है। मेरठ में हाल फिलहाल में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला नहीं, बुजुर्ग को, मर गया, बाद में पता चला कोरोना पॉजिटिव था। कितने लोगों को उसने पॉजिटिव किया होगा। अब मेडिकल की ही पूरी मेडिकल विभाग पे इस जिम्मेदारी को थोप देना बिल्कुल सरासर बेईमानी होगी और मेरे हिसाब से तो नाइंसाफ़ी है। क्योंकि जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, जगह नहीं है, उस तरीके से वो हैंडल नहीं कर सकते, उनके पास स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, तो आप कैसे कर लेंगे इलाज। ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। एक तरफा सोचने की कोई ज़रूरत मुझे जो है अभी फ़िलहाल महसूस नहीं होती है। तो मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए हम लोग लगातार इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं। दूसरी जो बात यह है कि चाइना ने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की, यूरोपियन कंट्रीज़ ने किस तरीके से उस पर आपने देखा कि 10 लाख करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका हुआ है, हर्जाना दिया हुआ है। लेकिन अमेरिका बिल्कुल जिद पकड़ के
बैठा हुआ है। ट्रम्प साहब बिल्कुल परेशान हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम देशों से एकजुटता दिखा करके और इनको चाइना को सबक सिखाएंगे और यूरोपियन कंट्रीज़ से भी बहुत ज़्यादा रकम जो हमारी नुकसान हुआ है वो जो यूरोपियन जी कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा है और हम उसको वसूल कर रहेंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी आँख वाले इस जानवर का अब खैर नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर आने वाले वक्त में किस तरीके से इससे निपटा जाता है और कैसे जो है हम इस कोरोना की महामारी से निजात पा सकते हैं। आप सभी लोग अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दें। अगर आपको पसंद आती है हमारी ये सारी वीडियोस तो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करके अपनी राय बता सकते हैं। हमारी वेबसाइट है eradioindia.com, आप वहाँ पर जाकर हमारी खबरें देख सकते हैं लेटेस्ट। और हम सभी लोग तमाम एक्टिविटीज़ आप सभी के लिए करते रहते हैं ताकि आप घरों में सुरक्षित रह के आपको तमाम देश दुनिया की जानकारियाँ मिलती रहें। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अब इतनी मजबूती से अपनी विचारों को रखने में सक्षम हो पाए हैं। इसके लिए हम आप तमाम जो दर्शक हैं, हमारे जो तमाम लोग हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत नमस्कार।